हेलो फ्रेंड्स। हिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है। इसे कवर करने के लिए हमें बहुत सारा टाइम, बहुत सारे सोर्सेस पढ़ने पड़ते हैं। इसीलिए हम एक कोर्स लाए हैं। इसमें इसमें सभी एनसीईआरटीज के जो भी कॉमन चैप्टर्स है वो सब कवर किए हैं। ये कोर्स के लिए पहले 2 वीडियोस आपके लिए डेमोज रहेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कोर्स हमारा कैसा है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अभी हम देखने वाले कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री कोर्स। ये सब चैप्टर हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। इससे पहले के ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम कवर करने वाले हैं, आपको डेमो रहेंगे। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 है हमारा सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सोर्सेस देखो, हमने ये सब सोर्सेस से हमने ये चैप्टर कवर किया है। देखो अभी हम स्टार्ट करेंगे। व्हाई स्टडी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। हमको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री स्टडी क्यों करना चाहिए? क्योंकि स्टडिंग एंशिएंट हिस्ट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ, व्हेन एंड वेयर अर्ली ह्यूमन लाइफ बिगेन इन इंडिया। देखो हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट लोग कैसे सेटलमेंट हुई है, कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई, ये पता लगने के लिए हमें इंडियन हिस्ट्री की स्टडी करना चाहिए। ये क्या दिखाता है? हाउ एग्रीकल्चर डेवलप, मेकिंग लाइफ सेटल and secure, how early Indians discovered natural resources and built tools, how societies evolved from simple settlement to cities and kingdoms। देखो अभी तक हमारा सफर कैसा रहा, ये हम इससे डिराइव कर सकते हैं। हमारा एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हुआ, लाइफ सेटलमेंट कैसे हुई, अर्ली लोग नेचुरल रिसोर्सेस क्या क्या यूज करते थे, कैसे बिल्ड करते थे सोसाइटीज, और हमारा समाज कैसे, अभी आज का समाज है तो आज का समाज कैसा इवॉल्व हुआ, ये हम इससे देख सकते हैं। इसीलिए हमें ये स्टडी करना चाहिए। कोई भी पूछे हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, तो ये दोनों आंसर होने चाहिए हमारे। हिस्टोरिकल सोर्सेस क्या क्या रहते हैं? हिस्टोरिकल सोर्सेस के 2 टाइप्स रहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस। ये हम डिटेल में देखेंगे आगे। देखो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या क्या रहते हैं? देयर आर द फिजिकल रिमेन्स ऑफ द पास्ट सच एज टूल्स, पोटरी, कॉइन्स, बिल्डिंग्स एंड इंस्क्रिप्शंस। इसे हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं। एक्सपर्ट हु स्टडी देम आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। वो ये स्टडी जो करते हैं उनको क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। देखो साइट्स में हमें टूल्स मिलते हैं, उन्होंने क्या क्या यूज किया, वो हमको पॉटरीज मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, बिल्डिंग मिलते हैं, एक्सकैवेशन में जो खुदाई होती है उसमें हमको बिल्डिंग्स मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। तो ये जो स्टडी है, देखो फिजिकल जो रिमेन्स रहते हैं, फिजिकली भौतिक हमें दिखाई देते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं। मटेरियल रिमेन्स, देखो मटेरियल रिमेन्स कौन कौन से होते हैं? एक्सकैवेशन शोज अस सेटलमेंट लेआउट्स, फूड ग्रेन्स यूज, हाउसिंग पैटर्न्स एंड टूल्स। जो भी हमें खुदाई में मिलते हैं सेटलमेंट्स लेआउट, जैसे हड़प्पा की एक सिटी मिली थी हमें 1921 में, उसके जैसे ये सेटलमेंट लेआउट्स होते हैं। और देखो वहां पे हड़प्पन या सिंधु संस्कृति में फूड ग्रेन्स क्या क्या यूज हुए थे, उनके जो रिमेनिंग शेष वो ग्रेन्स रहते थे वो भी मिले हमें। उस हाउसिंग पैटर्न्स मिलते हैं और उन्होंने क्या क्या टूल्स यूज किए ये भी हमें मिलते हैं। उससे हम सब ये बोल सकते कि वो हड़प्पन सिटीज कैसे डेवलप हुई, क्या हुई, ये कह सकते हैं। वर्टिकल डिगिंग रिवील्स द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ कल्चर्स। देखो वर्टिकल यानी कि ऊपर से नीचे से खुदाई करते हैं तो लेयर बनते हैं उनके, सिविलाइजेशन एक के ऊपर एक ऐसे बनती रहती है, तो उससे हमें क्रोनोलॉजी समझती है उनके संस्कृति की, क्या क्या वहां पे था। स्टोन एंड ब्रिक्स बिल्डिंग्स हाईलाइट एंशिएंट कंस्ट्रक्शन एबिलिटीज। देखो स्टोन यूज किए हैं या ब्रिक्स यूज किए हैं बिल्डिंग में, वो क्या दर्शाते हैं? एंशिएंट कंस्ट्रक्शन एबिलिटी, उनकी घर बांधने में क्या एबिलिटी थी ये दिखता है। रिंग वेल्स फाउंड इन होम्स यूज्ड एज टॉयलेट और ड्रेन्स रिवील सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस। देखो हड़प्पन सिटीज में हमें रिंग वेल्स मिले हैं उनके घरों में, और वो उसका यूज सैनिटाइजेशन और जो उनके हाउस के रोजमर्रा की वो जो जिंदगी है उसकी यूज करने के लिए वो यूज करते थे। तो उससे हमें उनकी सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस समझ में आती है।
मेगालिथ स्टोन बरियल्स इन साउथ इंडिया गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट आयरन एज विथ फाइंडिंग्स ऑफ वेपन्स एंड टूल्स। देखो मेगालिथ्स में जो कि स्टोन एज का पार्ट है, वो साउथ इंडिया में ऐसी प्रैक्टिस होती थी कि उनके साथ वो आयरन एज और वेपन्स, आयरन एज का पोस्ट आयरन एज का वो इरा था, और उनके साथ वो वेपन्स और टूल्स बरियल करते थे या दफनाते थे, हम कह सकते ऐसे। मेजर आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड देयर फाइंडिंग्स। देखो ये हमें याद ही करना है, ये इम्पोर्टेंट है। किस साइट पे क्या मिला था, क्या फर्स्ट आया था, ये हमें पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे साइट दी है और फाइंडिंग्स दी है। नर्मदा वैली में क्या फाइंडिंग्स हुई है? अर्ली हंटर गैदर कमिटीज फाइंड हुई है, जो कि सबसे पहली थी। नॉर्थ विंध्याज में फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन इंडिया। देखो फर्स्ट राइस कल्टीवेशन कहाँ पे हो गया था ऐसे पूछा तो नॉर्थ ऑफ विंध्याज, ये हमें ऑप्शन टिक करना चाहिए। मगधा क्या है? इंडिया फर्स्ट किंगडम इमर्ज हियर। फर्स्ट किंगडम मगधा इमर्ज हुआ है। सुलेमान एंड कीर्तिहार हिल्स में, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, फर्स्ट क्रॉप्स ऑफ व्हीट एंड बार्ली, जो कि 8000 ईयर्स एगो था। गारो हिल्स में अर्ली एग्रीकल्चर के हमें फाइंडिंग मिलती है। इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज फर्स्ट सिटीज ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट है। गंगा वैली सिटी डेवलपमेंट अराउंड 2500 ईयर्स अगो। डेटिंग इन आर्कियोलॉजी। अभी हमें एज का पता कैसे चलता है ये देखेंगे हमें। डेटिंग के लिए कार्बन 14 डेटिंग ये यूज करते हैं। ये मटेरियल की एज फाइंड करता है। कार्बन 14 डेटिंग जो है वो मटेरियल के एज की फाइंडिंग करते हैं इससे। पोलन एनालिसिस एंड प्लांट रेसिड्यू हेल्प्स अंडरस्टैंड पास्ट क्लाइमेट्स एंड वेजिटेशन। जो जो पोलन एनालिसिस होता है और वहां पे प्लांट रेसिड्यू जो मिलते हैं, उससे हमें वहां का क्लाइमेट एंड वेजिटेशन कैसे था ये समझ में आता है। एग्रीकल्चर ट्रेसेस फाउंड इन राजस्थान एंड कश्मीर एज अर्ली एज 6000 बिफोर क्राइस्ट ईरा। देखो एग्रीकल्चर 6000 बिफोर क्राइस्ट ईरा में मिले थे। कहाँ पे? राजस्थान एंड कश्मीर में। एनिमल बोन स्टडीज रिव्यूज डोमेस्टिकेशन एंड यूसेज। एनिमल के बोन के स्टडीज करते हैं, उससे हमें क्या पता चलता है कि वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल था, उसे यूज करते थे लोग या नहीं। अभी देखेंगे इराज इन इंडियन हिस्ट्री। देखो इरा नेम स्टार्टेड इन, ऐसे भी इरा जो कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते थे और वो एक इंडियन हिस्ट्री में ग्लोरी या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उस पे ये इरा बनते हैं। देखो जैसे कि विक्रम सामुवत 58 बीसी, सका सामुवत 78 सी, गुप्ता इरा 319 सी, ऐसे इराज हमारे इंडियन हिस्ट्री में बनाए गए। पोट्री टाइप्स, इस पे यूपीएससी में पहले भी पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस और आगे भी आएंगे, इसीलिए हमको इससे बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना चाहिए। पॉटरी प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू कल्चरल प्रैक्टिसेस। रेड एंड ब्लैक पॉटरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलती थी। पेंटेड ग्रे वेयर मिलते थे वैदिक एज में। ये हमें याद रखना चाहिए। कौन सी पॉटरी कौन से एज में किस सिविलाइजेशन को हाईलाइट करती थी, ये हमें पता होना चाहिए। इससे क्या हमें कल्चरल प्रैक्टिसेस समझ में आते हैं कि वो कैसे करते थे। कॉइन्स इंसाइट फ्रॉम मेटल मनी। स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। मेड ऑफ कॉपर सिल्वर गोल्ड लेड, ये कॉइन्स बनते थे इस मेटल से। कॉपर सिल्वर गोल्ड लेड यूज होता था। कॉइन मोल्ड्स बर्न क्ले रहता था, क्ले को बर्न किया जाता था, मोल्ड बनाते थे और उससे ये जो मेटल है वो पोर करके वो बनाते थे। देखो ये जो कॉइन मोल्ड्स है हमें फाइंडिंग्स हुए कुषाण पीरियड में फाइंडिंग हुए। पंच मार्क कॉइन्स अर्लीस्ट था। सिल्वर कॉइन भी थे स्टैम्प्ड विथ सिंबल्स यूजिंग डाइज। देखो डाइज का यूज करके वो स्टैम्प करते थे। रेक्टेंगुलर थे, स्क्वायर और राउंड थे, यूज्ड वाइडली टिल अर्ली सेंचुरी इराज। ओके, वो ऐसे स्क्वायर, कोई स्क्वायर बनाते थे, कोई राउंड बनाते थे, कोई रेक्टेंगल बनाते थे। ये अर्ली सेंचुरीज में यूज होते थे। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स का यूज, कॉइन का इंपॉर्टेंस क्या है ये देखते हैं। क्या है? शो रीजन ऑफ सर्कुलेशन एंड रूलिंग डायनेस्टी स्पेशली इंडो ग्रीक। देखो
कॉइन का सर्कुलेशन जिस जिस जगह पे है और जिस डायनेस्टी को वो कॉइन रिप्रेजेंट करता है, उससे हमें ये पता चलता है कि वो डायनेस्टी कितनी पावरफुल थी और कहाँ से कहाँ वो लोग ट्रैवल करते थे, ये हमें पता चलता है। स्पेशली देखो इंडो ग्रीक कॉइन्स, जो इंडो ग्रीक कॉइन्स है इंडिया में बहुत सारे मिले हैं हमें। इससे समझ में आता है कि हमारा उनसे ट्रेडिंग बहुत सारा था। इंडिकेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, मर्चेंट एंड गिल्ड्स इश्यूड कॉइन्स। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आती है, इससे लेन देन होता है। लेन देन किस बात का होगा फिर? कोई व्यापारी लोग ही यूज करेंगे ना इसको, मर्चेंट्स यूज करेंगे, गिल्ड्स यूज करेंगे और उससे ट्रेड बढ़ता रहेगा। गुप्ता इश्यूड मैक्सिमम गोल्ड कॉइन, साइन ऑफ फ्लरिशिंग ट्रेड। देखो गुप्ता जीरा में गोल्ड कॉइन्स फाइंडिंग हुए, इसे मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स, मैक्सिमम सभी नहीं, मैक्सिमम बोल सकते हो आप, तो गोल्ड कॉइन मिलते थे। तो हमें क्या पता चलता है इससे कि गुप्ता ईरा जो है वो बहुत ही फ्लोरिशिंग था, ट्रेड उनके यहाँ बहुत सारा ट्रेड होता था और जिस किंगडम का ट्रेड ज्यादा वो बहुत प्रॉस्परस किंगडम होता है, ये हमें इससे पता चलता है। फीवर कॉइन्स पोस्ट गुप्ता, देखो ये कॉइन्स बाद पोस्ट गुप्ता के इरा में बहुत कम मिलते हैं, तो इससे हम क्या कहते हैं? डिक्लाइन इन ट्रेड। ट्रेड में वहां पे हमें कम दिखाई देता है ट्रेड पोस्ट गुप्ता इरा में। रिवील रिलीजन, आर्ट एंड रिसोर्सेस। एग्जाम्पल, सातवाहनाज इश्यूड लेड कॉइन्स ड्यू टू लेड माइंस इन आंध्रा। देखो ये कॉइन्स क्या रिवील करते हैं? रिलीजन रिवील करते हैं, आर्ट रिवील करते हैं और रिसोर्सेस कौन कौन से यूज होते थे। देखो रिलीजन कॉइन में कोई साइन बना होगा वो रिलीजियस रिलीजन रिलेटेड, तो हमें उससे पता चलता था कि वो डायनेस्टी कौन से रिलीजन फॉलो करता है। आर्ट देखो कोई किसी किसी कॉइन में वीनास बने हुए थे या कोई एनिमल की पिक्चर होगी, तो हमें उससे आर्ट के लिए उनका महत्व कितना है ये पता चलता था। देखो सातवाहना इशू करते थे लेड कॉइन्स, क्योंकि उनको माइन मिली थी आंध्रा में लेड की, तो उन्होंने उसी से कॉइन बनाने शुरू किए हैं। इससे हमें पता चलता है कि आंध्रा में लेड की माइंस थी। अभी देखते हैं इंस्क्रिप्शंस, वॉइसेस फ्रॉम द पास्ट। ओके, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। स्टडी ऑफ ओल्ड स्क्रिप्ट्स को क्या कहते हैं? पैलियोग्राफी। देखो हमें ये इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिलते थे? सील्स, पिलर्स, स्टोन्स, कॉपर प्लेट्स, टेम्पल वॉल्स पे मिलते थे। सबसे अर्लीस्ट कौन सी थी? सील्स फ्रॉम हरप्पा के टाइम से मिले थे हमें। अभी तक हमें उसको रिवील नहीं करना आया, उसको पढ़ना नहीं आया अभी तक हमें। ओल्डेस्ट डिसिफर्ड स्क्रिप्ट, ओल्डेस्ट डिसिफर्ड सबसे ओल्ड डिसिफर्ड की हुई कौन सी लिपि है? स्क्रिप्ट है ब्राह्मी है, यूज बाय अशोका 3rd सेंचुरी बीसी बिफोर क्राइस्ट ईरा, 3rd सेंचुरी में मिला था। अशोका ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन पे ब्राह्मी ही यूज किया है, ये याद रखो आप। और ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट किन्होंने डिसिफर्ड किए है? जेम्स प्रिंसेप नाम है उनका, 1837 में डिकोडेड अशोकन इंस्क्रिप्शंस। ओके, 1837 में ही इन्होंने डिकोड किया था उनके इंस्क्रिप्शन। अशोकन पिलर्स इन दिल्ली, अभी दिल्ली में जो अशोकन पिलर्स है वो हम देखते हैं अभी। 2 अशोकन पिलर्स वेर डिस्कवर्ड एंड रिलोकेटेड बाय सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ड्यूरिंग हिज राइम। देखो ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो आप। 2 अशोकन पिलर्स जो डिस्कवर किए थे किन्होंने? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने उनके राज्य में उन्होंने रिलोकेट किए थे दिल्ली में। ही रीएस्टेब्लिश्ड देम एट फिरोज शाह कोटला फोर्ट। कहाँ पे उन्होंने रीएस्टेब्लिश किया? फिरोज शाह कोटला फोर्ट में, इन द रिज एरिया ऑफ दिल्ली। ये याद रखो आप। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन एंशिएंट इंस्क्रिप्शन। देखो लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट कौन से यूज होती थी वो हम देखेंगे अभी। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस डेटिंग बैक टू द 3rd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट ईरा वेयर रिटन इन प्राकृत। देखो प्राकृत लैंग्वेज में वो पहले अर्लीस्ट जो मिले थे हमें वो प्राकृत लैंग्वेज में थे, 3rd सेंचुरी में मिले थे। बाय द 2nd सेंचुरी इरा है, बिफोर नहीं है, सेंचुरी इरा
संस्कृत हैड बिकम अ कॉमन लैंग्वेज फॉर इंस्क्रिप्शन। बाद में संस्कृत लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज बन गई इंस्क्रिप्शन के लिए। अभी अशोकन ईरा जो मौर्य लोग थे वो प्राकृत लैंग्वेज यूज करते थे। फ्रॉम द 9th to 10th century era onward, inscription were also composed in regional languages। देखो 9 to 10th जो सेंचुरी थी वहां से ऑनवर्ड्स हमें जो रीजन थे बने थे साउथ इंडिया में, कह लो नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, तो रीजनल लैंग्वेजेस उभर के आ रही थी वहां पे। तो रीजनल लैंग्वेज में ही जो कोई वहां पे रीजनल जो राजे राजे थे तो वो रीजनल लैंग्वेज का ही यूज करने लगे थे इंस्क्रिप्शन में। जैसे कि मुझे पता है कि 9th सेंचुरी ऑनवर्ड ही महाराष्ट्र इधर के एरिया में मराठी रीजनल लैंग्वेज उभर के आ रही थी। तो वो जो यहाँ पे जैसे राष्ट्रकूट कह लो वो वही लैंग्वेज यूज करेंगे ना जो उनके लिए आसान होगी। तो इससे हमें पता चलता है ये डेट सेंचुरीज ईरा ये याद रखो। ये सब जो हम इस स्लाइड में बता रहे वो सभी पॉइंट्स आप इसके नोट्स बना लो, आपको कोई भी दूसरी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं। स्क्रिप्ट्स यूज्ड, अभी ये स्क्रिप्ट का किस लिए यूज होती है वो देखेंगे हम। मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन वेर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट विच इज रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो अभी इससे हमें दो चीजें पता चलती है। अशोकन जो मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट है इंस्क्रिप्शन है तो वो कौन से स्क्रिप्ट में रिटर्न होती थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट कैसे रीड करते हैं, लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं। समवेयर इन खारोस्टी स्क्रिप्ट यूज्ड प्राइमरीली इन द नॉर्थ वेस्ट एंड रीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। खारोस्टी स्क्रिप्ट कहाँ पे यूज होते थे, नॉर्थ वेस्ट में, और रीड कैसे किया जाती थी, राइट टू लेफ्ट, ब्राह्मी लेफ्ट टू राइट। अभी हम लिखते भी है कैसे, लेफ्ट टू राइट लिखते, ये याद रखो, पढ़ते भी लेफ्ट टू राइट। ये द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज प्रिवेलेंट throughout most of India and remained dominant until end of the Gupta era। देखो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो मेजर स्क्रिप्ट थी मोस्ट ऑफ द इंडिया एंड रिमेन डोमिनेंट अंटिल एंड ऑफ द गुप्ता इरा। देखो गुप्ता इरा तक ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो डोमिनेंट थी, ये हमें पता होना चाहिए। इन अफगानिस्तान ग्रीक एंड अरेमिक स्क्रिप्ट्स वेर आल्सो यूज्ड। देखो इससे भी हमें पता चलता है कि ग्रीक और अरेमिक के अशोक इरा में वो लेन देन चलती थी और उनका इन्फ्लुएंस हमें यहाँ पे दिखाई देता है इंडिया पे, ये हम कह सकते हैं। द बुक हैज कोई इंस्क्रिप्शन फाउंड इन एशिया माइनर मेक्स अ रेयर मेंशन ऑफ वैदिक डेटीज सच एज मित्रा, वरुणा, इंद्रा एंड नसात्या। अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन आर एन important sources for understanding ancient Indian history. They can be broadly classified into 4 types. रॉयल एडिक्ट्स, देखो इंस्क्रिप्शन के टाइप से ही है। पहले है रॉयल एडिक्ट्स जो कि राजा के द्वारा बनाए जाते थे, आदेश पर, राजा नहीं बनाते थे, वो आदेश देते थे और वो उनके अंडर के लोग बनाते थे। These include orders or proclamation issued by kings often related to social, religious और administrative मैटर्स के लिए। देखो जो राजे लोग बनाते थे, किंग के द्वारा जो बनाते थे इंस्क्रिप्शन, वो सोशल, रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के लिए होते थे। जैसे एग्जांपल देखो अशोकन एडिक्ट, उन्होंने सब ये टॉपिक पे इंस्क्रिप्शन बनाए। कोई आदेश देना हो, लोगों को अवेयर करना हो किसी बात के लिए, वो इसमें अशोका लिखते थे और लोग पढ़ के उसे अपनाते थे। votive inscriptions created by devotees of religions like Buddhism, Jainism and Vaishnavism. These inscriptions are found on pillars, tablets, temples or images as offering of devotion. देखो votive inscription क्या है, ये हमें याद रखना है कि रिलीजियस रिलेटेड है, जो कि बुद्धिज्म, जैनिज्म और वैष्णविज्म इंस्क्रिप्शन बनाते थे। ये कहाँ पे था, पिलर्स, जैसे कि विहार के पिलर्स है या टैबलेट्स है, उन पे ये बनाते थे, टेम्पल पे बनाते थे। और इमेजेस आर ऑफरिंग ऑफ डिवोशन, ये एक इनका जरिया था कि ये डिवोशन का जरिया था उनका, भक्ति
का एक मार्ग था उनके लिए, इसीलिए वो ऐसा करते थे। देखो, मुझे एक पता है कि वेरूळ और अजंता में जो है मैंने देखा है, तो उनके सीलिंग पे ऊपर इमेजेस रहती है, इतनी अच्छी सुंदर-सुंदर इमेजेस बनाई उन्होंने। क्यों बनाई? क्योंकि एक डिवोशन का वो एक ज़रिया है, इसीलिए उन्होंने वो बनाई है। अभी देखेंगे कॉमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन। These highlight the achievements, conquest and virtue of rulers. Example of the Allahabad pillar inscription of समुद्रगुप्ता। देखो, ये कॉमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन क्या है? ये जो भी कोई उस टाइम पे राजा थे, तो उनके अचीवमेंट्स क्या है, उनको उन्होंने क्या कॉन्क्वेस्ट किया और रूल्स, वो उन्होंने रूल्स क्या बनाए हैं, इसी के बारे में वो रहता था। अभी इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन है, वो जो कि समुद्रगुप्ता ने बनाए हैं, तो वहां पे उनकी अचीवमेंट्स लिखी गई है। डोनेशन रिकॉर्ड्स, देखो इंस्क्रिप्शन में डोनेशन रिकॉर्ड्स भी रहते थे। दिस डॉक्यूमेंट डोनेशंस ऑफ लैंड, मनी, कैटल एक्सेट्रा, मोस्टली ऑफ रिलीजियस पर्पजेस। जो भी रिलीजियस पर्पजेस के लिए डोनेशन दिया है, तो वो भी डॉक्यूमेंट होता था। इससे हमें उस टाइम की डोनेशन होता था, ये भी पता चलता है। सच इंस्क्रिप्शंस वेर इशूड बाय किंग्स, आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स। देखो, ये इंस्क्रिप्शन किंग, आर्टिसन एंड मर्चेंट्स देते थे। तभी हुआ तब के लोग लैंड, मनी, कैटल है, जिनके पास होगा वो आर्टिसन और मर्चेंट्स रहेंगे या किंग रहेंगे, तो वो भी वही इसे इशू करेंगे ना कि उन्होंने क्या डोनेट किया है और किन को डोनेट किया है। मनी ऑफ दिस वेयर engraved on copper plates and provide insight into land administration and the economy। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि कौन से समय में कौन कौन राजा या कौन वहां पे आर्टिसंस है या मर्चेंट्स है, व्यापारी लोग है, तो किसे मानते थे, कौन से धर्म को बढ़ावा देते थे, ये हमें पता चलता है। देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन इन एंशिएंट इंडिया है, ये इंस्क्रिप्शन है, उनकी लोकेशन है, सिग्निफिकेंस है, ये हमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, ये आपको याद ही रखना है, आप उसे रट भी सकते हो। इंडियन लिटरेरी सोर्सेस देखेंगे अभी हम, इपिक्स, महाभारत एंड रामायण। देखो, इपिक्स जो है, जो महाकाव्य है, महाभारत और रामायण, उसके बारे में हम अभी देखेंगे। महाभारत ओरिजिनली कॉल्ड जया संहिता विथ 8,800 वर्सेस। देखो, महाभारत ओरिजिनली 8,800 वर्सेस का ही था, और उनको उससे क्या कहा जाता था, जया संहिता कहा जाता था। लेटर एक्सपांडेड टू 24,000 वर्सेस एंड रीनेम्ड भारत। देखो, 24,000 वर्सेस जब हुए तो रीनेम किया, भारत कहने लगे। फाइनल वर्जन हैड नियरली 1 लाख वर्सेस कॉल्ड महाभारत और शतसहस्री संहिता। देखो, जब 1 लाख वर्सेस बने तो महाभारत ऑब्वियस से बिग हो गया ना, तो बिग हो गया, महाभारत कहने लगे और शतसहस्री संहिता कहने लगे। कंटेन्स नरेटिव, डिडक्टिव एंड फिलोसॉफिकल कंटेंट believed to reflect Indian society from 10th century BCE to 4th century CE। देखो, तो महाभारत से क्या कौन सी सोसाइटी हाईलाइट होती है, 10th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट इरा टू 4th सेंचुरी इरा, हमें सोसाइटी कैसी थी, लोग कैसे थे, सब पता चलता है इससे। तो ये कैसे थी, नरेटिव थी, डिडक्टिव थी और फिलोसॉफिकल कंटेंट भी इसमें मिला हुआ था। सब ये मिला के हमारा बनता है महाभारत। रामायण के बारे में देखते हैं अभी। रामायण इनिशियली कंपोज्ड विथ 12,000 वर्सेस, later expanded to 24,000 वर्सेस। देखो, महाभारत और रामायण के सेम ही वर्सेस है, सेकेंड वाले, तो याद रखने के लिए ये अच्छी बात है हमारे लिए। रिटन लेटर देन द महाभारत। देखो, रामायण पहले हुआ था महाभारत के, ये हमें पता है, बट लिखा कब गया था, महाभारत पहले लिखा था, बाद में रामायण लिखी गई। डील्स विद द लाइफ एंड आइडियल्स ऑफ लॉर्ड रामा, ये तो हमें सबको पता है। जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर देखेंगे अब हम।
हिस्टोरिकल वैल्यू देखेंगे, कंसिडर ऑथेंटिक सोर्सेस फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। देखो, ऑथेंटिक सोर्स कहे जा सकते हैं बुद्धिस्ट और जैनिज्म लिटरेचर को, जो है वही लिखा है उन्होंने, खामखा बढ़ावा नहीं दिया किसी बात को, इसीलिए ऑथेंटिक सोर्सेस है वो। ओल्डेस्ट रिवाइविंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स डेट बैक टू 4th सेंचुरी इरा। जो इनके ओल्डेस्ट सर्वाइविंग अभी तक है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, वो क्या है, कौन से इरा के हैं? 4th सेंचुरी इरा के हैं। फाउंड इन सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में हमें मिले। मैन्यूस्क्रिप्ट मटेरियल इन इंडिया, बिर्च बार्क एंड पाम लीव्स, जो पाम लीव्स है उनपे जो मानव निर्मित मटेरियल कहा जाता है, उनपे ये लिखते हैं, ये मिला है हमें। सेंट्रल एशिया में क्या यूज होता था? शिप लेदर यूज होता था एंड वुडन टैबलेट्स यूज करते थे। देखो, सेंट्रल एशिया में जैसे कि चाइनीज लोग वुडन टैबलेट्स में लिखा करते थे, ऐसे हम कह सकते हैं। डिवाइडेड इनटू रिलीजन एंड सेक्युलर लिटरेचर। देखो, सेक्युलर और ये लिटरेचर किसके बारे में होगा? रिलीजन और सेक्युलर लिटरेचर भी होगा, इस ये कह सकते हैं हम। रिलीजियस लिटरेचर में क्या क्या आता है वो देखेंगे अभी। वैदिक लिटरेचर जैसे कि वेदास है, ये सब रिलीजियस लिटरेचर में आता है। ऑफर इंसाइट इनटू पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अर्ली आर्यंस, हाईलाइट देयर कॉन्फ्लिक्ट्स विद नॉन आर्यंस। देखो, आर्यंस आए थे इंडिया में, तब उनकी पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ बताती है, और उनका कॉन्फ्लिक्ट नॉन आर्यन से हुआ था, ये हमें वैदिक लिटरेचर से पता चलता है। पुराणास, अभी पुराणास देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ 18 माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। पुराना क्या है? एक टेक्स्ट नहीं है, ये 18 टेक्स्ट से बना हुआ है, माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है ये। इंक्लूड जीनियोलॉजीज ऑफ एंशियंट रूलर्स, वंशावली, जो पहले रूलर्स थे, तो एक पहले राजा थे, उनके बाद कौन आए, उनके बाद कौन आए, ऐसे वंशावली रहती ना, ये इसमें फाउंड होती है। यूजफुल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च करना हुआ हमें कहाँ पे क्या है, ये यूज होता है। नोटेबल पुराणास कौन से है? वायु, स्कंदा, मत्स्या, विष्णु एक्सेट्रा, ये याद रखिएगा आप। बुद्धिस्ट टेक्स्ट अभी देखते हैं। रिटन इन पाली, बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट पाली लैंग्वेज यूज करते थे, जो कि प्राकृत लैंग्वेज है, वन ऑफ द प्राकृत लैंग्वेज, जो कि सामान्य लोग बोलते थे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बुद्धिस्ट लिटरेचर या बुद्धिस्ट क्या कहते हैं, रिलीजन पहुंचे, इसीलिए वो पाली भाषा का यूज करते थे। स्पोकन लैंग्वेज ऑफ मगधा, ज्यादातर मगधा में ये लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि है मगध, साउथ बिहार में। कैनोनिकल टेक्स्ट कंपाइल्ड इन 2nd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट इरा इन श्रीलंका, जो कि सैक्रेड टेक्स्ट है, जो बहुत रिलीजियस, पवित्र माना जाता है, तो वो 2nd सेंचुरी में लिखा गया है, जो कि बुद्धिज्म के रिलेटेड है, ये याद रखना। और कहाँ पे लिखा है? ये श्रीलंका में। और किस सेंचुरी में? 2nd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट इरा में लिखे गए हैं, ये याद रखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म के रिलेटेड। और बुद्धिज्म, जैनिज्म यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, तो इसीलिए ये दोनों ये आप याद रखना। कैनोनिकल टेक्स्ट यानी कि सैक्रेड टेक्स्ट, पवित्र टेक्स्ट होते हैं, जो कि बुद्धिज्म रिलेटेड है, ये याद रखना आप। रिफ्लेक्ट द टाइम ऑफ द बुद्धा एंड प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट अर्ली बुद्धिस्ट किंग्स, जो कि क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? टाइम ऑफ बुद्धा एंड प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द अर्ली बुद्धिस्ट किंग्स, जिन्होंने जो राजे थे, जो किंग्स थे, तो किंग ने बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया, उनके बारे में डिटेल में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमें। जातका, स्टोरीज ऑफ बुद्धा's प्रीवियस बर्थ, रिच इन सोशल एंड इकोनॉमिक इंसाइट्स 5th 2nd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट इरा एंड मेंशन कंटेम्पररी पॉलिटिकल इवेंट्स। देखो, जातकाज में, ये जातकाज है ना, सब स्टोरी बुद्धा एंड उनके बर्थ से लेके वो बड़े होने तक, ये जातकाज उनके ऊपर ही लिखी गई है। तो इससे हमें या समाज में कहाँ पे थे, और वहाँ उनके कंटेम्पररी सोशल स्ट्राटा कैसे था, इकोनॉमिक
कंडीशन कैसी थी ये हमें उससे पता चलता है। और उनके समांतर पॉलिटिकल जो इवेंट्स हुए हैं इसके बारे में भी हमें जातक में दिया गया है। इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि बुद्धिस्ट जो बुद्धा है उनके पहले या उनका बर्थ से लेके क्या क्या इवेंट्स हुए ये पता कर सकते हैं हम। जैन टेक्स्ट के बारे में देखते हैं अभी। रिटन इन प्राकृत कंपाइल्ड बाय द 6th सेंचुरी इरा इन वल्लभी गुजरात। ओके, प्राकृत देखो बुद्धिज्म के रिलेटेड है लैंग्वेज पाली, जैनिज्म प्राकृत लैंग्वेज। ओके, कंपाइल्ड बाय द 6th सेंचुरी, ऑफर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महावीरा। देखो इससे हमें महावीरा के टाइम में कौन से क्या क्या इवेंट्स हुए थे, जैसे कि राजकीय, इकोनॉमिक, आर्थिक जो परिस्थिति है यूपी एंड बिहार की, ये समझ में आती है हमें। रिपीटेड रेफरेंसेस टू ट्रेड एंड ट्रेडर्स। सेक्युलर लिटरेचर देखते हैं अभी, ये क्या है, इसमें क्या आता है, लॉ बुक्स आते हैं जो कि धर्म सूत्र और स्मृतिज है, बायोग्राफीज आती है, प्ले एंड ड्रामाज आते हैं, संगम लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया का आता है, संगम लिटरेचर है। These works provide insight into laws, customs, daily life and governance in ancient India. तो ये सेक्युलर लिटरेचर कहा जाता है। ये किसी के पक्ष में नहीं है, जो है वही लिखता है और हमें इससे सब सोशल स्ट्राटा कैसा है और वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या थे उस टाइम पे ये पता चलता है। तो लॉ बुक्स एंड पॉलिटिकल टेक्स्ट अभी देखते हैं हम। धर्मा सूत्रास जो लिखी गई है 500 to 200 बिफोर क्राइस्ट ईरा में, स्मृतिज 1st to 6th सेंचुरी में लिखी गई है, ये याद रखना। एंशिएंट लीगल टेक्स्ट है ये। धर्मसूत्रा एंड स्मृतिज क्या है, ऑप्शन में आएगा एंशिएंट लीगल टेक्स्ट, ये हमें मार्क करना है। दे डिफाइन, हमें लगेगा धर्मा यानी कि रिलीजियस यानी कि गॉड से रिलेटेड नहीं, ऐसा नहीं, तो ये लीगल टेक्स्ट है, ये याद रखो। दे डिफाइन ड्यूटीज ऑफ वेरियस वर्नास, किंग्स एंड देयर ऑफिशियल्स। देखो इसमें क्या है कि जो कोई वर्ना था, फोर स्टार्टर थे सोशल सोसाइटी के, तो उनके काम क्या है, किंग क्या करते थे और उनके ऑफिशियल का क्या काम था, सबके ये कार्य या कर्म लिखते थे। दे ले आउट लॉज ऑन प्रॉपर्टी राइट्स, इनहेरिटेंस एंड पनिशमेंट्स फॉर क्राइम्स लाइक थेफ्ट, मर्डर, असॉल्ट एंड अडल्टरी। देखो हमें इसमें धर्मसूत्रा में और स्मृतिज में क्या देखने को मिलता है कि प्रॉपर्टी राइट्स क्या थे उस टाइम, इनहेरिटेंस क्या थे, पनिशमेंट क्या थे क्राइम के लिए, जैसे चोरी होती थी, खून होता था, कोई अडल्टरी होती थी। इस हमें सोशल क्राइम या सोशल समाज कैसा एक बना था उस टाइम पे, लॉज क्या थे, ये हमें इससे पता चलता है। अभी देखते हैं अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, फेमस द अर्थशास्त्र बुक। कौटिल्य, उनको चाणक्य भी कहते थे। सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ट्रेटाइज है ये। इकोनॉमिक अर्थशास्त्र यानी कि सिर्फ इकोनॉमिक से रिलेटेड है, ये सबके दिमाग में आएगा नहीं, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक के ऊपर ये लिखी थी उन्होंने। कंप्राइजेस 15 बुक्स, देखो 15 बुक्स इसमें कंपाइल किए हैं। बुक्स 2 and 3 आर कंसिडर द अर्लीस्ट। देखो 2 और 3 ये बहुत पहले उनका स्टार्टिंग की बुक थे। फाइनल कंपाइलेशन ऑकर्ड अराउंड द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन इरा। कॉमन इरा जो है वहां पे फाइनल कंपाइलेशन हमें देखने को मिलता है अर्थशास्त्र का। रिफ्लेक्ट द मौर्यन एज गवर्नेंस एंड इकोनॉमी, हमें ज्यादातर मौर्यन एज की ही कंटेम्पररी थे ना कौटिल्य, तो उनके वहां का गवर्नेंस और इकोनॉमी हमें पता चलती है। अभी हम देखते हैं लिटरेरी वर्क्स एंड ऑथर्स। भाषा, कालिदासा and Banbhatta are key figures in classical Indian literature. Their works offer a glimpse into the social and cultural life of northern and central India, especially during the Gupta era. देखो बहुत ही वेल नोन ऑथर है जो अब भी फेमस है उनके लिटरेरी वर्क के लिए, तो वो कौन से, भाषा, कालिदासा, बाणभट्टा, ये की फिगर है क्लासिकल इंडियन लिटरेचर के। इन
के वर्क में क्या पता चलता है हमें, सोशल एंड कल्चरल लाइफ क्या थी, स्पेशली नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में सोशल एंड कल्चरल लाइफ क्या थी हमें पता चलता है। और ये मेजरली गुप्त इरा के कंटेम्पररी थे। अभी कालिदास के वर्क हम देखते हैं यहाँ पे। नोन फॉर हिज काव्यास, इपिक पोएम्स एंड ड्रामास। देखो इन्होंने दोनों फॉर्म में लिखे गए हैं, लिखा है इन्होंने लिटरेचर। काव्य फॉर्म में, काव्य यानी कि पोएम के फॉर्म में, ड्रामा तो पता ही है आपको। मोस्ट फेमस वर्क है अभिज्ञान शाकुंतलम, सेलिब्रेटेड संस्कृत प्ले। अभिज्ञान शाकुंतलम जो संस्कृत जो लैंग्वेज है उनमें ये सीखा जाता है, पढ़ा जाता है कि कितना। और ये एक प्ले है, ड्रामा है, बहुत ही फेमस ड्रामा है कालिदास का, ये आप याद रखो। और भी इनके बहुत सारे फेमस वर्क है, वो भी याद रखने चाहिए आपको, ये तो याद रखना ही होगा आपको। बाणभट्टा का वर्क क्या है? ऑथर ऑफ हर्षचरित्रा, ऑथर ऑफ हर्षचरिता, सेंचुरी इरा में है। और सेमी बायोग्राफिकल संस्कृत वर्क है, सेमी बायोग्राफिकल, क्योंकि इन्होंने हर्षा के ऊपर लिखी गई हुई ये बायोग्राफिकल संस्कृत वर्क है, इसीलिए सेमी बायोग्राफिकल कहा जाता है इसे। इट नरेट्स द अर्ली लाइफ ऑफ हर्षवर्धना, जो हर्षवर्धना थे उनकी अर्ली लाइफ है, इसीलिए सेमी बायोग्राफिकल लिखा है यहाँ पे। एंड विविडली डिस्क्राइब कोर्ट लाइफ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड सोसाइटी ड्यूरिंग हिज राइन। जो हर्षवर्धना के राज्य है था, उनकी लाइफ, उनके साम्राज्य कैसा था, रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या थी, सोसाइटी कैसे थी, ये हमें पता चलता था। और उनके शासन, कोर्ट लाइफ, शासन कैसे करते थे, ये भी हमें इसमें पता चलता है। रोट रामचरिता, डिपिक्टिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कायवर्ता पीजेंट्स एंड पाला प्रिंस, रामपाला। बिलहना, authored विक्रमादेव चरिता which glorifies the achievements of विक्रमादित्य। ये छठे विक्रमादित्य है, चालुक्य किंग ऑफ कल्याणा। उनका एरा क्या है? 1076 टू 1127 सेंचुरी एरा, ये इन्होंने लिखा है। कलहना रोट राजतरंगिनी in the 12th century era, a historical chronicle of Kashmiri kings and an important regional history। देखो कल्हाना ने राजतरंगिनी लिखी है जो कि 12th सेंचुरी में आती है, तो किन के बारे में? कश्मीरी किंग के बारे में है। और इसमें रीजनल हिस्ट्री कैसी थी तब की, ये हमें पता चलता है। संगम लिटरेचर अभी देखेंगे, कंपोज्ड नियर अबाउट 2300 years ago in तमिल लैंग्वेज में कंपोज किया था, 2300 years ago था ये। ओरिजिनेटेड इन मदुराई ड्यूरिंग पोएट असेंबलीज होती थी, तो मदुराई में ये संगम लिटरेचर उभर के आया। सबने मिला के बनाई है, इसीलिए इसका नाम क्या है? संगम हो गया, सबने संगम बना के लिटरेचर लिखा। A major source for understanding early Tamil society, including its social, political, and economic aspects, particularly informative about life in southern delta region। देखो हमें इससे क्या पता चलता है तमिल सोसाइटी कैसे थी, सोशल, सामाजिक, राजकीय और आर्थिक कैसे एस्पेक्ट थे, ये हमें सदर्न डेल्टा रीजन के बारे में ये पता चलता है। अभी देखेंगे फॉरेन अकाउंट्स ऑन एंशिएंट इंडिया, ग्रीक एंड रोमन सोर्सेस देखेंगे अभी। फॉरेन, देखो फॉरेन है, फॉरेनर्स, ट्रैवलर्स और एम्बेसडर्स आते थे और वो उनके इंडिया के बारे में जो देखते थे वही लिखते थे। तो देखो हेरोडोटस एक ऐसे है, अल्दो नेवर विजिटेड इंडिया, रेफर्ड टू इट्स कॉन्क्वेस्ट बाय पर्शियन एम्परर। देखो हेरोडोटस ऐसे है कि उन्होंने कभी इंडिया विजिट नहीं किया, पर फिर भी उन्होंने लिखा है कि कॉन्क्वेस्ट किया है पर्शियन एम्परर ने इंडिया को, और इंडिया उनकी पर्शियन की 20th प्रोविंस है, यानी कि रीजन है उनका। पर्शियन ने इंडिया जीत लिया था, ऐसे हेरोडोटस ने लिखा है। और उनके पर्शियन के राजा कौन थे? दारियस थे। ग्रीक विजिटर्स मेंशन्ड Sandrakotas identified as Chandragupta Maurya, whose reign began in 322 BC era, means before Christ era.
ग्रीक विजिटर ने मेंशन किया है कि सैंद्रकोतस जो कि है चंद्रगुप्त मौर्य, उनका राज्य बिगिन कब हुआ था? हमें पता चलता है कि 322 बिफोर क्राइस्ट ईरा में राज्य था उनका। मेगास्थनीस इंडिका, मेगास्थनीस जो है ट्रैवलर, उन्होंने क्या लिखा है? इंडिका लिखी है। उसमें क्या है देखते हैं हम। ग्रीक एम्बेसडर टू चंद्रगुप्ता मौर्य कोर्ट, ये एम्बेसडर थे कौन से? ग्रीक के। और उन्हें कौन कौन किनके राज्य में आए थे? ये चंद्रगुप्ता मौर्य के। ऑल्दो द टेक्स्ट इज लॉस्ट, फ्रैगमेंट्स प्रिजर्व्ड बाय लेटर राइटर्स डिस्क्राइब Mauryan administration, social hierarchy, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये हमें इससे पता चलता है। देखो यहाँ पे लिखा है कि ये मेगास्थनीज है लॉस्ट हो चुकी है, फिर भी हमें इससे पता चलता है कि जो बाद में राइटर्स आए थे उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सोशल हायरार्की कैसी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या होते थे, ये पता चलता है। पेरीप्लस ऑफ द Erythraean Sea, Anonymous first century era and Ptolemy's geography, वो है 150 century era. Written in Greek, they provide data on Indian ports and trades with the Roman Empire. देखो अरिथ्रियन, देखो ये जो है, ये ऊपर जो बुक्स है ये रिटर्न इन ग्रीक में रिटर्न हुई थी, लिखी गई थी, और ये किसके बारे में बताती थी कि इंडियन पोर्ट्स कैसे थे और ट्रेड कैसा होता था रोमन एम्पायर के साथ में। तो हमें इससे पता चलता है कि इंडियन जो किंग्स है, जो राज्य है, तो वो ट्रेड करते थे राज्यों में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, बाहर भी ट्रेड करते थे, और इंडियन के पोर्ट्स भी थे, इसीलिए बहुत ही प्रॉस्परस ईरा था, ट्रेड होते थे, ये हमें इससे पता चलता है। मेंशन, ओके, मेंशन इन्होंने एक पोर्ट मेंशन किया है, भेरीगजा, मॉडर्न भरूच है। ये मॉडर्न अभी इसे क्या जाना जाता है? भरूच के नाम से जाना जाता है। अभी चाइनीज सोर्सेज देखते हैं हम। फाइहियान 5th सेंचुरी में आए थे ये बुद्धिस्ट पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में बुद्धिस्ट पिलग्रिम बुद्धिस्ट पिलग्रिम को विजिट करने ये आए थे फाइहियान। बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है इंडियन सोसाइटी के बारे में, और ये याद रखना कि कौन सी पीरियड में आए थे? गुप्ता के पीरियड में आए थे। डिस्क्राइब्ड सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस इन्होंने बताई है, और ये फॉरेनर्स जो लिखते हैं वो जो है वो लिखते थे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है इंडियन सोसाइटी जानने के लिए हमारे लिए। ह्यूएनसांग 17th सेंचुरी इरा, ह्यूएनसांग 7th सेंचुरी इरा में आए थे। 17th बोल रही हूँ मैं। अभी आप मेरी एनर्जी लेवल नहीं जान सकते क्या, कहाँ से कहाँ गई, बहुत हाई थी बहुत लो गई, इसलिए ऐसा हो रहा है। ह्यूएनसांग कब आए थे? ड्यूरिंग हर्षास राइन टू स्टडी बुद्धिज्म। देखो तब ये यूपीएससी का एक क्वेश्चन भी है, पूछा गया था, इसी साल पूछा गया था। तो ये किस लिए आए थे इंडिया में? बुद्धिज्म स्टडी करने के लिए आए थे। देखो 7th और 5th सेंचुरी ये जो है, ये बहुत ही बुद्धिज्म बहुत इंडिया में पीक पर था, और वहाँ तब वहाँ एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ पे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज थी, इसीलिए ये सब चाइनीज ट्रैवलर्स हमारे यहाँ आते थे। His travelogue details Indian life, monasteries, education and politics. देखो ह्यूएनसांग के लिखे गए सोर्स में से क्या हमें पता चलता है? मोनेस्ट्रीज कहाँ पे थी, इंडियन लाइफ का पता चलती थी, एजुकेशन कैसा था इंडिया का, राजकीय परिस्थिति क्या थी, ये हमें पता चलता है। इत्सिंग, अभी देखते हैं इत्सिंग के बारे में। विजिटर आफ्टर हर्षा's डेथ इन द लेट 7th सेंचुरी era में, फोकस्ड ऑन बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्क्रिप्चर्स। देखो इत्सिंग आए थे हर्षा के मृत्यु के बाद आए थे 7th era में, और उन्होंने सिर्फ फोकस क्या किया है? बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस कैसे होती थी और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स क्या क्या थे, यही फोकस उन्होंने किया है। अभी अरब सोर्सेस देखते हैं। अर्ली अरब स्कॉलर्स लाइक सुलेमान, सिलसिलात उत तवारिक,
देखो नाम बहुत ही हार्ड है पढ़ने के लिए, मुझे तो हार्ड लग रहा है। एंड अल मसूदी, मुरुज अल जहाब प्रोवाइडेड डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड वेल्थ। देखो सुलेमान और अल मसूदी ने जो लिखा है उनके बुक में, तो उनसे हमें क्या पता चलता है, इंडियन ज्योग्राफी पता चलता है और कल्चर एंड वेल्थ पता चलता है। तो अभी आपको पता ही होगा कि सुलेमान ने क्या लिखा है, सिलसिला उत तवारीख, एंड अल मसूदी ने क्या लिखा है, मुरुज अल जहाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ना पिक्चर माइंड में ये पिक्चर करके रख दो, क्योंकि ये तो पढ़ने से नहीं आ रहे, तो पूछना ऐसा कुछ दिखा था और ऑप्शन पढ़ना और टिक मार्क करना। अल बिरूनी देखते हैं, अ ब्रिलियंट पॉलीमैथ कंटेम्प्रेरी ऑफ महमूद ऑफ गाजी, गजनी, गाजी नहीं है गजनी, ये अल बिरूनी है, गजनी के टाइम पे कंटेम्प्रेरी था, ब्रिलियंट पॉलीमैथ थे वो। देखो अल बिरूनी ने लिखे हैं ताकीक हिंद और किताब अल हिंद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसर्चेस ऑन इंडिया, रिसर्च किया है इंडिया, ताकीक हिंद में इन्होंने इंडिया के बारे में रिसर्च करके लिखा है। ये दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। ऑफर्ड इन डेप्थ नॉलेज ऑन इंडियन साइंस, रिलीजन, कस्टम्स एंड सोशल लाइफ। देखो डेप्थ नॉलेज यानी कि बहुत गहरी इंफॉर्मेशन इन्होंने साइंस के बारे में बताया है, रिलीजन धर्म क्या था उसके बारे में बताया, कस्टम्स क्या थे, रूढ़ी परंपरा क्या थी, सोशल लाइफ क्या थी, ये बताया है उन्होंने। मॉडर्न इंडियन मॉडर्न हिस्टोरियन ऑफ इंडियन, यहाँ पे मॉडर्न हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट इंडिया दिए है, सब हिस्टोरियन कौन से थे, उनका वर्क क्या था, ये सब ये स्लाइड में दिए है, इसके नोट्स बनाओ आप। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स यहाँ पे दिए है, ये देखो बुक्स दिए है और ऑथर दिए है, ये आप इम्पोर्टेंट पढ़ो और इसके नोट्स बनाओ। यहाँ पे भी बुक्स और यहाँ पे ऑथर दिए हैं, इसके इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं, इसके नोट्स बना के आप अपने हैंड राइटिंग में लिख के रखो, स्क्रीनशॉट निकाल के आप इसे याद भी कर सकते हो। चलो अभी हम मिलते हैं सेकंड वीडियो में, सेकंड लेक्चर में आप हमारे, तब तक के लिए बाय तब तक के लिए बाय, टाटा, थैंक यू।